मेरा नाम तमीज़ुद्दीन है, लेकिन ये बिगड़ कर तेजा पड़ गया है। हम जद्दी पुश्ती पेंट करने वाले पेशे से वाबस्ता हैं। मेरे मरहूम बाप का नाम शबराती था। वो अपने ज़माने का बड़ा मशहूर पेंटर था। वो लोगों के घरों में जाकर पेंट किया करता था। यानी बाद दफ़ा उसके बहुत से ग्राहक अपने घरों और कोठियों में पेंट करवाने के लिए उसे बुला लिया करते। इस सिलसिले में मेरे बाप ने एक हिंदू रंगसाज जिसका नाम तलवारी राम था, उसको अपने साथ रखा हुआ था। यह नौजवान अपने काम में बड़ा यकता और तेज़ काम करने वाला मशहूर था। ख़ास तौर पर उसकी ये बात बड़ी काबिल तारीफ थी कि उसके हाथ से किए गए पेंट में सफाई के अलावा चमक बहुत अच्छी आती थी। ये मुख्तलिफ रंगों के तालमेल से ऐसे डिज़ाइन बनाया करता था कि देखने वाले बेख्तियार उसकी तारीफ करते थे। ये तक़सीम हिंद से कब्ल का वाक़या है। मेरे बाप की शाहजहाँपुर की एक मार्केट में छोटी सी दुकान थी जिसके बोर्ड पर लिखा हुआ था, यहाँ पेंट करने वाले रंगसाज दस्तयाब हैं। माशाल्लाह दुकान अच्छा चला करती थी। मेरे बाप ने मुझे तलवारी राम के साथ रंग और रोगन का काम सीखने और उसकी मदद के लिए अपने साथ रख लिया था। मेरी उम्र उस वक्त बमुश्किल 16 साल होगी। उस ज़माने में सफेदी करने वाले मजदूर को 2.5 रुपये रोज़ मिला करते थे। एक दिन हमारी दुकान में एक लरसता हाँफता बूढ़ा शख्स पुरानी सी साइकिल पर आया और उसने अब्बा के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि वो नमाज पढ़ने गए हुए हैं, आते ही होंगे। उसने मुझे कहा कि चलो मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ। फिर बातों ही बातों में उसने कहा, बेटा मेरी मालकिन ने अपने घर में पेंट करवाने और खिड़की दरवाज़ों को कलर करवाना चाहती हैं। तुम ज़रा चल कर हमारे साथ काम देख लो और जितना खर्चा आएगा वो हमें बता दो, और ये काम कितने दिन चलेगा इसका भी अंदाज़ा कर लो। अभी वो मुझसे बातें कर ही रहा था, इस दौरान अब्बा नमाज पढ़कर आ गए थे। इस बूढ़े को वो इत्तेफाक से जानते भी थे। अलग सलग के बाद उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारी मालकिन बहुत अरसे बाद अपने मकान में पेंट करवा रही हैं, खैरियत तो है? इस पर उस बूढ़े ने बताया था कि मुंबई से मालकिन की बड़ी बेटी अपने शौहर और बच्चों के साथ आ रही हैं। घर की हालत बहुत ख़राब है, इसके दर्द दीवार बहुत मैले और प्यासे हैं। वो दरहकीकत संवरना और अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। अब्बा ने मुझे अपने साथ लेते हुए इस बूढ़े को कहा था, तुम अपनी साइकिल पर घर पहुंचो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। हम जब तांगे में बैठकर अपनी मंजिल पर पहुंचे तो लंबाई में 3 मंजिला ऊंचा एक हवेली नुमा मकान हमारे सामने था, जबकि इसके दरो दीवार इंतहाई बेरौनक और बेरंग थे। जगह जगह से प्लस्तर झड़ा हुआ था। बहरहाल हम इस घर की हदूद में दाखिल हुए तो वहाँ अजीब से नहुसत, सीलन और पुरस्कारियत का माहौल पाया। निचली मंजिल जहाँ से ड्योढ़ी शुरू होती थी वो बिल्कुल वीरान और आदम बेजार सी लगती थी। उसे पार किया तो हमारे सामने ऊपर की मंजिल की तरफ जाती सीढ़ियों का तवील सिलसिला था। हम उस पर कदम ब कदम चढ़ते हुए दूसरी मंजिल के पहले कमरे में पहुंचे तो वो खाली था। लगता है यहाँ लोग नहीं रहते, अब्बा ने उस बूढ़े से खुद ही सवाल किया था। हाँ, बस इस घर की मकानियत सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल, यानी मैं और मेरी मालकिन। तो किराएदार क्यों नहीं रख लेते? वो जी कई दफ़ा उसे किराए पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों इस मकान में कोई किराएदार फैमिली आने को तैयार ही नहीं होती। मेरा ख्याल है इस मकान की बुरी हवा निकल गई है। इस बूढ़े ने बड़ा चौंका देने वाला जवाब दिया था। ये बुरी हवा से तुम्हारी क्या मुराद है? अब्बा ने उससे हैरानगी से पूछा, लेकिन वो चुप रहा। फिर एक कमरा आया था, वो भी खाली था। जब हम तीसरे बड़े कमरे में पहुंचे तो वहाँ खासा अंधेरा था और कोने में लगी चारपाई पे एक अच्छी खासी उम्र की बुढ़िया बैठी हुई थी। हमने उसे बगौर देखा था। यकीनन उसकी उम्र उस वक्त 90 के लपेटे में होगी। बर्फ जैसे सफ़ेद बाल, इस पर झुर्रियों ज़दा चेहरे पर पल की उजली रुई की मानिंद पलकें। मालकिन, ये पेंट करने वाले शबराती मास्टर साहब आ गए हैं। उस बूढ़े ने मामूल के लहजे में हट कर चिल्लाते हुए कहा, अच्छा मुन्नू बाबा, ज़रा बावर्ची खाने से मोमबत्ती ले आओ, वो लाइट चली गई है, फिर उनसे बात करती हूँ। इस बूढ़ी औरत ने आहिस्तगी से कहा। वो बूढ़ा मोमबत्ती ले आया, उसे जलाया तो उसकी रोशनी में वो बुढ़िया भी और पुरस्कार लगने लगी। जब मैंने दीवार पर उसका साया देखा तो सच्ची बात है मुझे खौफ आने लगा था। बहरहाल थोड़ी देर बाद बिजली आ गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं और अब्बा सारे घर के काम, अखराजात और काम की मुद्दत की तकमील का हिसाब लगाना चाहते थे। आपने घर की हालत तो देख ली है, कितनी गंदी है। बरसों हो गए हैं कि छत, दीवारों, खिड़कियों, दरवाज़ों को रंग और रोगन करवा कर। हाँ बेगम साहबा नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मैंने इस घर की हालत सरसरी देखी है। कि बाबा जी मुझे ऊपर नीचे से सही तरीके से सारा घर दिखा दें, तभी मुमकिन होगा कि मैं सही मानों आपको बता सकूं कि पेंट पर कितना खर्चा और अरसा लगेगा। रही बात मजदूरी की, तो आप जो चाहेंगी ले लूँगा। नहीं भाई, हम किसी आँख नहीं मारते,
इस बुढ़िया ने फौरन ही अब्बा की बात काटी थी। तुम उसकी परवाह ना करो, हम तुम्हें तुम्हारा पूरा हक देंगे। अब्बा ने कहा था, बेटा तुम बेगम साहबा के पास ठहरो, मैं ज़रा काम देखता हूँ। हालांकि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये अब्बा का हुक्म था लिहाजा मैंने उसकी तामील की थी। दरअसल मेरे अब्बा बहुत सख्त मिजाज थे, वो हमें जो हुक्म देते थे उसकी तामील हमारे लिए अव्वलिन फरीज़ा होती थी। मैं इस बुढ़िया के पास बैठा रहा था और मैंने उसके पास थोड़ी देर बैठने से अंदाज़ा लगाया था कि वो अखलाक की बहुत अच्छी है और इतनी उम्र रसीदा होने के बावजूद उसकी क़ुव्वत गोयाई और समात अच्छी हालत में है। फिर रफ्ता रफ्ता मेरा खौफ किसी हद तक कम हो गया। थोड़ी देर बाद अब्बा उस बूढ़े के साथ काम देखकर आ गए थे। उन्होंने इस बूढ़ी औरत को कहा था, बेगम साहिबा घर के दरो दीवार की हालत बहुत ख़राब है, इसको पेंट करने में कम से कम महीने भर तो लगेगा, लेकिन बेहतर यह है कि पहले आप दीवारों वगैरह पर जो जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ है उसे ठीक करवा लें, इससे पेंट अच्छा होगा। वैसे आपकी मर्जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही कर लूँगा। और हाँ, मुन्नू भाई की टांगें चलते हुए लरसती हैं, कौन प्लास्टर वगैरह के लिए मिस्त्री मजदूर लाएगा, कौन इनसे काम लेगा। आप ऐसा करें, मुझे मिस्त्री की दिहाड़ी अलहदा दे दें, मैं अपनी निगरानी में आपको ये काम करवा दूँगा, अगर आपको मुझ पर एतबार हो तो। अब्बा ने इन्हें मशवरा देते हुए कहा था, अरे बेटा एतबार की बात ना करना, तुम मेरे बेटे की तरह हो, रुपए पैसे की कौन सी बात है, कौन सा तुम मुझसे कोई बड़ी रकम लोगे। तुम ऐसा करो, मुन्नू बाबा से आज मजदूरी के लिए जितनी रकम चाहे ले लो और मेरे ये काम करा दो, ये मुझ बुढ़िया पर तुम्हारा एहसान होगा। कोई बात नहीं बेगम साहिबा, आप हमारी माँ की जगह हैं, मैं आपका ये काम करा दूंगा। वैसे मैंने देख लिया है कि प्लास्टर सिर्फ नीचे की तरफ ज़्यादा उखड़ा हुआ है और ये 1-2 दिन का काम है। अब्बा जी ने वो प्लास्टर वाला काम बहुत अच्छा और सस्ता करवाया था और फिर जो पैसे उस बुढ़िया अम्मा जी से मन्नू बाबा के जरिए घर की मरम्मत प्लास्टर वगैरह के वास्ते लिए थे, उनमें से आधे से ज़्यादा बचा कर वापस किए थे, तो अम्मा जी बहुत खुश थी। अब्बा ने तीसरे दिन मुझे और तलवारी राम को अपने साथ काम पर लगा लिया था। तय ये हुआ था कि निचली मंजिल से सफ़ेदी और पेंट का काम शुरू किया जाएगा। मैं पहले पुटैन भरता हूँ और दीवारें साफ़ करता हूँ, फिर अब्बा दीवारों पर सफ़ेदी करते और सबसे आखिर में तलवारी राम पेंट करता। काम बड़ी तेज़ी से जारी था कि एक रोज़ अचानक काम के दौरान अब्बा सीढ़ी फिसल जाने से गिर गए थे। उनकी कमर में कुछ ऐसी चोटें आई थी कि वो काम के काबिल नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी जगह एक हिंदू काम करने वाले को बुला लिया था जिसका नाम मधु सिंह था और फिर वो अब्बा की जगह दीवारों पर सफ़ेदी किया करता। एक रोज़ काम के दौरान मधु सिंह ने मुझसे कहा था, यार मुझे समझ नहीं आती, इतने बड़े घर में से 2 बूढ़े रहते हैं, ये घर बड़ा पुरस्रार है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मकान की ऊपरी खाली मंजिल में कोई रहता है। तू ये बात किस बुनियाद पे कह रहा है, मैंने सवाल किया था। उसने जवाबन कहा था, मैंने खुद अपने कानों से आज सुबह ऊपर किसी के चलने की आहट सुनी है, और यार तेरा वहम होगा। अच्छा खैर, अगर ऐसा ही है तो बड़े तरीके से ये राज मैं मन्नू बाबा से जानने की कोशिश करूँगा। मैंने तलवारी राम की बात के जवाब में कहा। शाम हुई थी तो हमने दिहाड़ी का काम ख़त्म किया और अपने घर के कपड़े पहने। मैं कलर के ब्रश को साफ करने बैठ गया। इस दौरान मैंने जब मन्नू बाबा को अपने पास देखा तो मैंने बातों बातों में उनसे पूछा, आप यहाँ इतने बड़े घर में 2 इंसान रहते हैं या कोई तीसरा भी है? उन्होंने नहीफ सा गुस्सा अपने माथे के शिकनों में नुमाया किया था। फिर मुझे कहते डांटते हुए बोले थे, बेटा अपने काम से काम रखो, तुम्हें हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया था। फिर उन्होंने मुझे ये ताकीद की थी कि तुमने कभी किसी कीमत पर ऊपरी मंजिल की छत पर नहीं जाना, और हाँ, जब पहली 2 मंजिलों का काम ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें कम से कम 2 दिन पहले मुझे उसके बारे में बतलाना होगा। सच्ची बात है, मुझे उनकी मंतक बिल्कुल समझ नहीं आई थी, और मैं जब काम से फारिग होकर घर गया था तो वहाँ मैंने चारपाई पर लेटे छोटे से कराते अब्बा को कहा था, अब्बा मुझे इस घर से खौफ आता है, लिहाजा आइंदा काम करने उधर नहीं जाऊँगा। अब्बा ने मुझे डांटते हुए कहा था, अरे कमबख्त, मैंने इस मकान का ठेका लिया हुआ है, ज़बान दी हुई है। अरे बेवकूफ़ अक्ल के कच्चे, मैंने ये काम तलवारी राम से ठेके पर करवाना है। अगरचे वो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, लेकिन मैं उससे अपना हिसाब चुका चुका हूँ। लिहाजा हमें क्या कि वो ऊपरी मंजिल पर साया है या वहाँ कोई तीसरा भी है, हमने तो बेटा अपनी मजदूरी से ताल्लुक़ रखना है। बस तू अपनी बचकाना फितरत और डर को परे डाल, कल सुबह अपने दोनों साथियों के साथ काम पर जा। और हाँ, ये बात भूल कर भी आइंदा उनके सामने ना करना हो, वरना वो दोनों बिदक कर भाग जाएंगे। 2 दिन बाद मैंने मुन्नू बाबा से कहा था कि मुझे कलर घोलने के लिए बड़ा ड्रम चाहिए। उस दिन इत्तेफाक से शाहजहाँपुर के बाज़ारों में किसी वजह से तमाम दुकानें बंद थीं।
मुन्नू बाबा ने कहा था बड़ा ड्रम हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो सबसे ऊपर वाली छत के स्टोर में है और इतना वजनी और सामान फंसा हुआ है कि उसे निकालने के कम से कम 4 आदमी दरकार होंगे, क्योंकि पहले गोदाम से दूसरा सामान निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या प्रोग्राम है, मैंने डरते हुए कहा था, क्योंकि उन्होंने हमें खुद ही कहा था कि पूरी मंजिल में किसी कीमत पर उन्हें बतलाए बगैर ना जाना। मुन्नू बाबा ने एक लम्हे को सोचा था और फिर गहरा सांस अपने अंदर खींचते हुए बोले, अच्छा तुम तीनों मेरी मदद के लिए ऊपर आओ। वो आगे आगे और हम तीनों डरे डरे उनके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। जब हम ऊपरी मंजिल की हुदूद की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे तो उन्होंने हमें एक झटके से रोकते हुए कहा था, ऊपर जरा एहतियात से आना, उधर से छत पर छोटी बीवी रहती हैं। वो छत पर रहती हैं? तलवारी राम के मुंह से बेसाख्ता सवाल निकला था। तुम यहाँ मजदूरी करने नहीं, शायद हमें खोजने आए हो। माफ़ी चाहता हूँ बुजुर्गों, तलवारी राम ने फौरन माफ़ी मांगी थी। जब हम तीनों छत पर पहुंचे तो वहाँ का मंदिर देखा कि एक दुबली पतली औरत जो कि शक्ल सूरत से हसीन नाक नक्शे की मालिक थी, उसका ख़त भी बड़ा अच्छा था। वो बड़ी खामोशी से लेकिन बेचैनी के आलम में छत पर टहलने वाले अंदाज में मुसलसल यूँ चक्कर लगा जा रही थी जैसे कोई फिरकी वाली मोटर उसके पाँव में लगी हुई हो। उसकी आंखें मुसलसल घूम रही थीं जैसे वो किसी को तलाश कर रही हो। हमने उस पर एक सरसरी निगाह डाली थी और स्टोर के अंदर घुस गए थे और वो वहाँ से पहले वो सामान निकालना शुरू किया था जिसमें ड्रम फंसा हुआ था। मुन्नू बाबा, तलवारी राम और मधु सिंह स्टोर के अंदर थे जबकि मैं बाहर था। आने बहाने से उस औरत की जानिब देख रहा था। वो यकीनन बड़ी पुरस्कार लग रही थी। वो ऐसी क्यों थी, ये सवाल मेरे तजस्सुस का बायस बन रहा था। लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं मुन्नू बाबा से उस पुरस्कार औरत के बारे में पूछूं। फिर मुझे बाद में भी ऐसा मौका नहीं मिला था। मधु सिंह अब्बा की जगह सारा काम और हिसाब किताब देख रहा था, क्योंकि अब्बा का हम उम्र पुराना दोस्त था। इसलिए जैसा वो कहता वैसे ही मुझे और तलवारी राम को मानना पड़ता था। दूसरी जानिब मुन्नू बाबा भी हमारी जो मजदूरी बन रही थी बगैर किसी उज्जत के हमें दे रहे थे, ये उनकी अच्छी बात थी। दूसरी तरफ मेरा बीमार अब्बा दिन ब दिन बिस्तर पर पड़े सूखते जा रहा था। उसकी कमर में खिलाफ तवक्को बेडसूर यानी ज़ख्म हो गए थे। और फिर एक दिन बूढ़ी मालकन अम्मा ने मुझे खुशी तौर पर दूसरी मंजिल पर अपने पास बुलाकर कहा था, बेटा तमीज़ुद्दीन, मुझे आज ही तलवारी राम ने बतलाया है कि तुम्हारा अब्बा जो सीढ़ी फिसलने की वजह से गिरे थे, अब उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। इस निगोड़े मन्नू बाबा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बतलाया अब तक। बेटा हमें माफ़ करना, हम तो पहले अपनी ज़िंदगी के अज़ाब जैसे इम्तहान में मुब्तला हैं। खुदा हमें मौत भी आसानी से नहीं देता। जी आप तो बहुत मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग खातून है, अल्लाह आपको तवील उम्र दे। ज़िंदगी की खुशियाँ समेटने की उम्र तो तुम्हारी है बेटा, खुदा तुम्हें लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरा क्या है, बरसों से इस घर के कोने में पड़ी बेटी की सेहत और अपनी मौत की दुआ मांग रही हूँ। खुदा मेरी बेटी पर रहम फरमाए। दुआ करो इस बेकसूर की सज़ा किसी तरह ख़त्म हो जाए। उन्होंने जब अपने मुंह से अल्फाज अदा किए कि खुदा मेरी बेटी उन्होंने जब अपने मुंह से ये अल्फाज अदा किए थे, खुदा मेरी बेकसूर बेटी की सज़ा ख़त्म कर दे, तो मेरे कान खड़े हो गए थे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा था, ये आपकी बेकसूर बेटी की सज़ा वाली बात से क्या मुराद है? मेरे सवाल पर अम्मा मालकन ने पहले तो चुप लगा ली थी और फिर उन्होंने टालने वाले अंदाज में मुझे कहा था, तुम अपने अब्बा का इलाज सही तरीके से और अच्छे से डॉक्टर से कराओ और तुम उसके लिए खर्चे की फ़िक्र बिल्कुल ना करो, बल्कि ऐसा करो कि मशहूर गोरे डॉक्टर डैफनल से अब्बा का इलाज कराओ। वो बदरपुर में बैठता है, वहाँ जाने के लिए मोटर गाड़ी का बंदोबस्त हम करवा देंगे। फिर उन्होंने मुन्नू बाबा को हुक्म दिया था कि वो मेरे अब्बा के इलाज के लिए फौरी इक़दाम करें और उनके हुक्म के मुताबिक मन्नू बाबा ने अब्बा खुशी तौर पर किराए की मोटर गाड़ी में बदरपुर ले जाकर डॉक्टर डैफनल को दिखाया, जो बड़ा तजर्बेकार और सचगो था। उसने मुझे और मन्नू बाबा को एक तरफ ले जाकर साफ साफ बता दिया था कि सीढ़ी के गिरने की वजह से इस बाबा की कमर के 2 मोहरे मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। अब उनका कोई इलाज नहीं, सिर्फ मौत का इंतज़ार है। लिहाजा मैं से इतना कर सकता हूँ कि उनके लिए पेन किलर मेडिसिन तजवीज़ कर दूँ। डॉक्टर की इस बात से मुझे बड़ी ज़हनी अज़त हुई थी और फिर अपने घर का काम ख़त्म होने, हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाने के बावजूद मालकन अम्मा ने ना सिर्फ मेरे दिल की तसल्ली के लिए शहर दर शहर अच्छे डॉक्टर हकीमों से अब्बा का महंगा तरीन इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर डैफनल का कहना सच साबित हुआ
कि अब्बा का इलाज ही मौत ही थी। एक दिन अब्बा मर गए। उनके मरते ही ऐसा लगा जैसे हमारी ज़िंदगी के समंदर में मद्देनज़र आ गया हो। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। ज़िंदगी में आगे अंधेरे अंधेरा नज़र आ रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से ये परेशानी वक्ती साबित हुआ यूँ कि अब्बा की फौतगी के चंद रोज़ बाद और अम्मा मालकन साहिबा मन्नू बाबा के साथ मोटर कार में बैठकर हमारे घर आई थी और हमारी बहुत ज़्यादा माली मदद की थी। वो जाने से पहले मेरी माँ से माफ़ी मांगते हुए बोली थी, हम तुम्हारे खामन के कातिल हैं। काश हम मास्टर शबराती को अपने घर पेंट के लिए ना बुलवाते। उन्हें बार बार रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी थी कि बेटा मुझ दुखी बुढ़िया को माफ़ कर देना कि हमारे घर में तुम्हारे नेक बाप की बिला वजह मौत हुई। नहीं अम्मा, इसमें आपका क्या दोष है? उनकी मौत आनी थी, आ गई। वैसे भी उनकी मौत तो हादसा तौर पर सीढ़ी फिसलने की वजह से हुई थी। नहीं बेटा, सच पूछो तो तुम्हारे बाप को एक नादिदा मखलूक ने हमसे दुश्मनी में धक्का दिया होगा। अम्मा जी, ये जो आप काफ़ी दिनों से अजीब सी बातें कर रही हैं, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। क्या आपके घर पर कोई ऊपरी मखलूक है और आप ये क्यों कहती हैं कि खुदा हमें मौत दे दे? मैंने आपके घर की तीसरी मंजिल पर परेशान हाल और बेचैन औरत देखी है। आखिर माजरा क्या है? मालकिन अम्मा मेरे सवाल सुनकर ठंडी सांस लेने के बाद बोली, बेटा तमीज़ुद्दीन, दरअसल हमारे घर की खुशियों की कातिल कोई और नहीं, कई किरदार है। लेकिन मैं तुम्हें इस घर की बर्बादी की कहानी अपनी ज़बानी नहीं सुना सकती। इसकी कुछ वजूहात हैं। मैंने पूछा, ऐसी कौन सी वजूहात है जो आप अपने घर की कहानी सुनाने से गुरेज हैं? बस बेटा, कुछ उम्रों और नातों का फ़र्क और तखद्दुस वाली मजबूरी है जो मैं तुम्हें तुम्हारे दिल के अंदर उठने वाले सवालात का जवाब नहीं दे सकती। तुम ऐसा करो, मेरे घर की कहानी और अपने अब्बा की मौत का कारण मुन्नू बाबा से सुन लेना। मुन्नू बाबा ने तो मुझे एक बार सवाल करने पर डांट दिया था, वो तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। मैंने फ़ौरन ही कहा था, बेटा मैं मुन्नू बाबा को कहूँगी कि वो तुम्हारे तजस्सुस को दूर कर दे, क्योंकि अब वक्त का तकाजा है कि तुम्हें इस घर की हकीकत बता दी जाए, क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि तुम्हें इस घर की भयानक कहानी ना सुनाई जाए जहाँ तुम्हारे अब्बा की मौत हुई। तुम कल सुबह आना, मुन्नू बाबा तुम्हारे दिल में उठने वाले सवालात का जवाब दे देंगे। दूसरे दिन सुबह के वक्त मैं मालकिन अम्मा के घर पहुंच गया था। उन्होंने मुझे बिठाकर मुन्नू बाबा को आवाज़ दी। वो आए तो उन्होंने मुझसे कहा, तमीज़ुद्दीन तुम ऐसा करो, मेरे साथ छत पर आओ, लेकिन पहले तुम मालकिन साहबा के साथ चाय पानी कर लो। चाय पीने के बाद मुन्नू बाबा ने मुझे ऊपर सीढ़ियों के जाने आने का इशारा किया और जब मैं उनके साथ छत पर पहुंचा तो वहाँ इस औरत को उसी तरह बेचैन मुसलसल टहलते देखा। उसके चलते कदमों में एक लम्हे की अभी तवक्कुफ ना था। मेरी निगाहें इस औरत के अब्दुल हवास सराफे का तवाफ कर रही थी कि मन्नू बाबा ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराते हुए कहा था, पहले तो तुम से अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगता हूँ, जबकि मैंने तुम्हें डांटा था कि तुम हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल ना दो। मैंने कहा था, मन्नू बाबा आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप इस बात पर पशेमान ना हो। मन्नू बाबा कुछ देर की खामोशी के बाद बोले, बेटा मैं कभी किसी कीमत पर इस घर के तारीख गोश्त पर पर्दा ना उठाता, लेकिन मालकिन के हुक्म ने मुझे अपनी ज़बान खोलने में मजबूर कर दिया है। बेटा ये जो सन्नाटे से भरा पुरस्रार घर और इस टहलती खामोश लड़की को देख रहे हो, बखुदा पहले ये ऐसी ना थी। ये तो बहुत शौक चंचल MA पास पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की थी और इस घर में तो खुशियाँ रख करती थी। इस लड़की का नाम रानी है। यह कभी निहायत खूबसूरत दिलकश वजूद के मालिक थी। ये अपनी बड़ी बहन परवीन के बाद दूसरे नंबर पर थी। उन दोनों से पहले उनके बाप सेठ इस्माइल की कई औलादें पैदा होकर जवानी की हदूद में पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर गई थी। बहरहाल इस घर में 3 भाई रहा करते थे। इन 3 भाइयों में उनका बाप सेठ इस्माइल सबसे बड़ा था, दूसरा छोटा भाई मुख्तार और सबसे छोटा हकीमुद्दीन था। परवीन की मंगनी मुख्तार के बेटे फजल से और रानी की मंगनी हकीमुद्दीन के बेटे रऊफ से तय हुई थी। तीनों भाइयों और भावजों में बहुत इत्तेफाक था। यही वजह थी कि तीनों ने फैसला किया था कि अपने बच्चों की शादी आपस में कर लेंगे, और फिर ऐसे ही हुआ था। परवीन ने जब FA किया तो उसकी शादी तो फैल से हो गई थी, जबकि रानी की शादी इसलिए रुकी हुई थी कि उसका मंगेतर रऊफ इंग्लैंड में पढ़ रहा था। इसी दौरान मुख्तार यानी परवीन के ससुर को मुंबई में अच्छा मकान मिल गया था, लिहाजा परवीन को वहाँ जाना पड़ा था। उधर रानी ने अपनी तालीम को जारी रखा हुआ था। उसको तालीम हासिल करने का जुनून के हद तक शौक़ था। वो MA करने के बाद किसी कॉलेज में लेक्चरार बनना चाहती थी और रऊफ इससे मोहब्बत करता था। वो दियार गैर यानी इंग्लैंड से उसको ताहिर भेजा करता था। रानी अपने चचाओं और बाप की चहेती और मरकज़ी निगाह थी।
اس گھر کے تمام باسی انتہائی سکھی اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، اور پھر اس خاندان کی بربادی کا آغاز کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ایک دن رانی کی بہن پروین کا خط ممبئی سے آیا کہ وہ شاہجہاں پور آنا چاہتی ہے۔ دراصل اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے پچھلے 3 سالوں میں بہت سے ٹوٹکے اور ڈاکٹری حکیمی علاج کیے تھے، لیکن سب بے فائدہ رہے تھے۔ اولاد ہونے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری جانب اس کی ساس اور خاوند اسے طعنے تشنے دے رہے تھے۔ پروین نے خفیہ طور پر لکھے اس خط میں کہا تھا، میرے خاوند میری بے اولادی کے باعث سوتن لانا چاہتا ہے۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ شاہجہاں پور میں ایک کرسچن تعویذ گھنٹے کرنے والا ہے، میں اس سے ملوں۔ وہ اولاد کے مسئلے کے بارے میں بہت مشہور ہے، اس کے علاج سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ میں اس غرض سے گھر آنا چاہتی ہوں۔ پروین جب شاہجہاں پور اپنے گھر آئی تو اس کے گھر والوں نے ابتدائی طور پر اس کرسچن عامل کے بارے میں معلومات حاصل کی تو انہیں پتہ چلا کہ عامل کے عمل کے باعث بہت سے بے اولاد جوڑوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تھے۔ پروین کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مذکورہ کرسچن عامل کے پاس چلی جائے۔ طے یہ ہوا تھا پروین کے ساتھ اماں جائیں گی، لیکن اس روز اتفاق سے اماں بیمار ہو گئی تھی، تو اس کی جگہ پروین نے رانی کو کہا تھا تم میرے ساتھ چلو۔ پروین رانی جب اس کرسچن عامل کے پاس پہنچی تھی تو وہاں بقول پروین کے ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ معاف کرے بد شکل چیچک زدہ کالی سیاہ صورت والا ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ وہ شکل و صورت سے صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے پروین کو کہا تھا کہ وہ ایسا مؤثر ٹوٹکا بتائے گا جس کی بدولت اس کے اولاد نرندہ ضرور پیدا ہوگی، اور وہ بھی جڑواں، لیکن اس کی قیمت اسے پیسے میں نہیں کسی اور صورت میں دینی ہوگی۔ پروین نے پریشان کے عالم میں پوچھا تھا کیا قیمت؟ اس عامل نے رانی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا اولاد ہونے کی صورت میں یہ لڑکی مجھ سے شادی کر لے گی۔ پروین اس وقت اپنی اولاد کی غرض سے اتنی محب تھی کہ اس نے عامل کی اس بات پہ اتنا دھیان نہ دیا تھا۔ دوسری جانب رانی نے اس بات کو عامل کا مذاق سمجھتے ہوئے کہا تھا ہاں میں تجھ سے شادی کر لوں گی، تو بس میری بہن کی تمنا پوری کر دے۔ عامل نے پروین کو ٹوٹکا بتاتے ہوئے کہا تھا میری اس شرط کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس سال اگر خدا نے چاہا 2 خوبصورت بیٹے پیدا ہوں گے۔ اس کی بات سن کر پروین نے اپنے پرس سے اس زمانے کے لحاظ سے 100 روپے جب کرسچن عامل کو دیے تو اس نے اسے واپس کر دیے، اور پھر رانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم مجھ سے شادی والے وعدے پہ قائم رہنا۔ پروین جو ٹوٹکا ملنے کے بعد عامل کی جانب سے 2 بیٹوں کی خوشخبری سن کر پاگل ہو رہی تھی، اس نے عامل کے منہ سے نکلے ہوئے رانی کے بارے میں ان الفاظ پر ذرا بھی غور نہ کیا۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد واقعی پروین کے ہاں 2 خوبصورت جڑواں بیٹوں نے جنم لیا، اور وہ اپنے سسرال خاوند و خاندان میں سرخرو ہو گئی تھی۔ اور جب اپنے دونوں نومولود لڑکوں کو لے کر شاہجہاں پور آئی تھی تو سیٹھ اسماعیل اور پروین نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کرسچن عامل کو اس وقت کے لحاظ سے 1000 روپے اور کچھ تحائف دیں گے۔ اس کام کے لیے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ہم جب اس کرسچن عامل کے گھر پہنچے تو وہاں اس نے بڑے دلرانہ انداز میں کہا تھا مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے تو رانی سے شادی کرنی ہے، وہ تو مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی۔ سیٹھ صاحب اس کے منہ سے الفاظ سن کر شدید غصے میں آ گئے۔ منہ سنبھال کر بات کر بے غیرت سیٹھ صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑے آرام سے جواباً کہا تھا آپ مجھے الفاظ نہ کہیں، میں تو اپنے کام کا معاوضہ مانگا ہے۔ ویسے بھی تمہاری بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پوچھ لے سامنے کھڑی ہے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ پروین نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا تھا ذلیل انسان، میری بہن کی اس کے چچا کے بیٹے سے منگنی ہو گئی ہے۔ اور پھر پروین نے اپنے برداشت کے دائرے سے نکلتے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ اسیر کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل صاحب نے اس کو بہت مار بھی لگائی تھی۔ تمہیں میری بے عزتی بہت مہنگی پڑے گی، دیکھنا میں تم لوگوں کو کیا حال کرتا ہوں۔ کرسچن عامل نے اپنا خون آلود چہرہ صاف کرتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ ہم نے اس کی پولیس میں رپورٹ بھی کی تھی، لیکن تھانے والوں نے اپنی مٹھی گرم ہونے پر اسے فارغ کر دیا تھا۔ وہ عامل بہت جنونی انسان تھا۔ اس نے پھر یہ کیا کہ ایک روز بھرے بازار میں رانی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا تو مجھ سے وعدہ کے مطابق شادی کر لے، تو میرے دل کو بھا گئی۔ اگر تو نے مجھ سے شادی نہ کی تو یاد رکھ میں تجھے کسی مرد سے شادی قابل نہ چھوڑوں گا، دنیا تجھ پر تھوکے گی۔ وہاں موجود دکانداروں نے اس کی خوب پٹائی کی تھی۔ وہ تو چلا گیا، ادھر رانی کی بہت بدنامی ہو گئی تھی۔ اس نے انگلینڈ رعوف کو خط لکھا تھا کہ خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ کے فوراً آ جاؤ، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اور وہ فوراً انگلینڈ سے آ گیا تھا۔ وہ بڑے دل والا پڑھا لکھا شریف انسان تھا۔
اس نے تمام حالات جاننے کے باوجود رانی سے شادی کرنے میں کوئی پس و پیش نہ کی تھی۔ رانی اور رؤف کے گھر والوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ شادی کے فوراً بعد رانی انگلینڈ چلی جائے گی۔ ان کے اس اقدام سے رانی اس منحوس عامل سے دور ہو جائے گی۔ رانی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن رؤف جب رات کو دلہن کے کمرے میں گیا تو فوراً اس سے دور ہو گیا اور اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ رانی نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا میں دلہن نہیں کوئی بھنگن ہوں جو آپ نے اس طرح اپنی ناک پر رومال رکھ لیا ہے؟ رؤف خاموشی سے دیکھتا رہا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ رانی نے تنگ آ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ اب رؤف نے آہستہ آہستہ لب کھولتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے وجود سے بو آ رہی ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ رانی نے روتے ہوئے سوال کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں رانی، تمہارے پاس سے بدبو آ رہی ہے۔ رانی تو جیسے جنون میں آ گئی تھی۔ اس نے رؤف کو جھنجھوڑا اور چلاتے ہوئے کہا تھا، دیکھو میں گلاب اور اپٹن جیسی خوشبو سے نہ آئی ہوں، تم کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ رانی کیونکہ اس گھر میں بیاہ کر اسی گھر کے دوسرے پورشن پر آ گئی تھی، اس لیے اس کی چیخ و پکار سے رانی اور رؤف دونوں کے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب لوگ اس کمرے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ بڑی بیگم صاحب اور سیٹھ اسماعیل نے گھبرا کر رؤف سے پوچھا تھا، آج تو تمہارا خوشی کا دن ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس پر رؤف نے بہت مایوس کن انداز میں کہا تھا، رانی کے پاس سے بہت بری بو آ رہی ہے۔ بیٹا تم یہ کتنی بھونڈی اور عجیب بات کر رہے ہو، دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ رؤف کی ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں، میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ رانی کے پاس سے بو آ رہی ہے۔ رؤف کی بات سن کر بڑی مالکن نے جنونی حالت میں سب کا دھکا دیا تھا، آگے بڑھ کر پاگلوں کی طرح رانی کے پاس اپنی ناک لگا کر سونگھتے ہوئے بولی، ارے بے وقوف، اس کے پاس سے تو ہینا، اپٹن، گلاب اور دیگر چیزوں خوشبو آ رہی ہے۔ رؤف تم نے کیوں تماشا بنا رکھا ہے؟ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ رؤف اپنی باتوں قائم تھا۔ اچھا بیٹی تم ایسا کرو، میرے کمرے میں چل کر سو جاؤ۔ اور رؤف مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بیمار ہو، تم بھی آج رات الگ کمرے میں سو جاؤ، صبح فیصلہ کریں گے۔ صبح ہوئی تو ولیمہ والے دن گھر کے تمام افراد یعنی سسرال میکے والے افسردگی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اس رات رؤف کو بزرگوں نے سمجھا بجھا کر رانی کے پاس بھیجا۔ رانی نے کئی پرفیوم اور خوشبوؤں کی بوتلیں اپنے اوپر انڈیلی ہوئی تھیں۔ پورا کمرہ خوشبوؤں سے مہک گیا تھا۔ سب کو امید تھی اب بگڑی بات بن جائے گی، لیکن اس بار رؤف کو رانی کے پاس سے گٹر کی بو آنے لگی۔ اس نے بہت مجبوری والی کیفیت میں رانی سے رخ موڑ کر کہا تھا، میں تمہیں دل سے بھی مانتا ہوں، یہ جو کچھ تمہارے پاس ہو رہا ہے اس کے باوجود مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں تمہارے پاس نہیں رہ سکتا اور نہ تمہارے ماتھے طلاق کا کلنک لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے یوں نکلا جیسے رانی کے دل سے نکلا ہو۔ اب تو ارد گرد کی عورتیں اور بھی باتیں بنانے لگیں اور اسے آدھی رات کی دلہن کا طعنہ دیا۔ ان حالات کے باعث سیٹھ اسماعیل اور عبدالحکیم کی لڑائی بھی ہو گئی۔ رؤف واپس انگلینڈ چلا گیا۔ خوشیوں بھرے گھر میں اداسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ پروین اور اس کے شوہر نے رانی کو جگہ جگہ ڈاکٹروں، حکیموں، مولویوں، تعویذ گنڈے والوں کو دکھایا۔ سب نے مشترکہ طور پہ یہی جواب دیا کہ رؤف کے دماغ پر شاید کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، ورنہ تو رانی بظاہر میڈیکلی طور پر بالکل فٹ ہے۔ البتہ ایک کالا علم کرنے والے شخص نے بتایا کہ رانی پر اس کرسچن عامل نے ایسا عمل کروا دیا تھا، جو بھی مرد اس کے قریب جائے گا وہ اس کے پاس آنے والی بو سے نفرت کرے گا۔ رانی اب سارا وقت اس دن کو کوستی اور پروین سے لڑتی رہتی کہ کاش تمہارے ساتھ اس خبیث عامل کے پاس نہ جاتی اور اس سے مذاق میں بھی یہ بات نہ کہتی کہ میں تجھ سے شادی کروں گی۔ کاش میں اسی لمحے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتی۔ رانی کے حالات دن بدن بدتر ہونے لگے۔ رؤف نے اپنی تعلیم وغیرہ مکمل کر کے مکمل طور پر انگلینڈ میں سیٹ ہو گیا تھا، لیکن اس نے رانی کو نہ تو طلاق دی تھی نہ ہی اپنے پاس بلایا تھا۔ اب رانی تقریباً روزانہ اسے خط لکھتی تھی، خدا کے لیے لوٹ آؤ، لیکن اسے وہاں سے کوئی جواب نہ آتا تھا۔ بلاخر تھک ہار کے بیٹھ گئی تھی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ رانی گھر سے غائب ہو گئی۔ اسے بہت تلاش کیا گیا اور پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی گئی تو پتہ چلا وہ اس کرسچن عامل کے گھر چلی گئی تھی اور اس کو قتل کرنے کے لیے تیز چھری سے اس پر کئی وار کیے تھے۔ رانی کو پولیس نے عامل پر حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا، جبکہ شدید زخمی عامل نے چوتھے روز یہ کہہ کر دم توڑ دیا تھا کہ رانی تو نے مجھ سے شادی نہیں کی، تو وعدہ خلاف ہے، دیکھ تو اب ساری زندگی کسی مرد سے تیری شادی نہیں ہوگی، جو بھی مرد تیری زندگی میں آئے گا تجھے دھتکارے گا اور تیرے گھر والے ساری عمر مصائب کا شکار رہیں گے۔
तुम मौत मांगोगी वो भी तुम्हारे मजाक उड़ाकर चली जाएगी, और मरने के बाद भी मैं तुम्हारे घर के दरो दीवार में बस कर बदरू की शक्ल में तुम्हें बेसुकून करता रहूँगा। बस बेटा, ये सब कहकर वो ईसाई आमिल मर गया। उसके साथ ही इस्माइल भी बेटी के सदमे में मर गए थे। रानी को अदालत ने आमिल के चाल चलन की खराबी की वजह से इस कत्ल के जुर्म में सजाए मौत की बजाय 10 साल की सज़ा सुनाई थी। वो जेल की सज़ा में ही पागल हो गई थी। चाचा हकीम और उनका कुंबा इस मरनूस मकान से चले गए थे। अब इस घर में भी बड़ी मालकन और रानी बीवी हैं। और हाँ बेटा, हो सके तो मैं माफ़ कर देना। हम अगरचे तुम्हारे अब्बा की बेवक्त मौत के जिम्मेदार तो नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये घर उसका बायस बना। वो खबीस आमिल तो मर गया, लेकिन उसकी रूह अब भी इस घर के दर दीवार में हमारा सुकून और खुशियों को बर्बाद करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। उसकी भटकती रूह जब कभी देखती है कि इस घर को सजाया जा रहा है या उसकी खुशियों का कोई सामान हो रहा है, तो वो किसी हीले बहाने से इसे पामाल कर देती है। उस रोज़ जब तुम्हारे अब्बा, हम और तलवारी राम चूने और पेंट का काम कर रहे थे, तो मैं बड़ी मालकिन के कमरे में मौजूद था और उनकी मामूल की दवा बना रहा था। तो अचानक मेरे हाथ से दवाई की शीशी बेख्तियार टूट कर गिर गई थी। उसके साथ ही मुझे दरो दीवार में एक पुरस्कार सरताश महसूस हुआ था। ये सब कुछ बस मैं महसूस करता हूँ और समझ जाता हूँ कि इस खबीस आमिल की रूह कोई शैतानी हरकत करना चाह रही है। वो इसी रमे नीचे से तुम्हारे अब्बा की सीढ़ी गिरने की आवाज़ आई थी। जालिम आमिल की रूह ने अपना काम दिखा दिया था। मुन्नू बाबा ने ये कहानी मुकम्मल करने के बाद मुझसे कहा था, मेरी तुमसे ये दरख्वास्त है कि तुम नीचे उतर कर अब कहीं नहीं रुकना, सीधे अपने घर जाना और कभी लौट कर इस तरफ मत आना।